अब तक इतिहास में हमने पढ़ा कि यूरोपियंस भारत में किस क्रम में आए थे, और पहला यूरोपी जो भारत में आया वो था पुर्तगाल। तो पुर्तगालियों ने भारत में वास्को डी गामा की मदद से कदम रखा। उसके बाद डच आए हमारे यहाँ, उसके बाद इंग्लिश आए, उसके बाद डेन्स आए, उसके बाद फ्रेंच लास्ट यूरोपियन थे जो इंडिया में आए। तो आज हम देखेंगे कि ये सारे लोग अंग्रेज़ों को छोड़ के, क्योंकि अंग्रेज़ों का इतिहास बहुत ब्रॉड है और भारत की आज़ादी तक हम अंग्रेज़ ही यहाँ रहते हैं मुख्य शक्ति के रूप में, तो इन्हें हम सबसे लास्ट में देखेंगे। आज हम बाकी तीनों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास फ्रांसीसियों के अराइवल से। तो फ्रांसीसियों का अराइवल होता है, ये वो लास्ट यूरोपियन थे जो ट्रेड के पर्पज़ से इंडिया में आए थे। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में शुरू की थी सूरत में, और पौंडीचेरी को इनका नर्व सेंटर कहा जाता है, इनका मुख्य केंद्र कहा जाता है। जैसे गोवा मुख्य केंद्र था पुर्तगालियों का, वैसे ही पौंडीचेरी मुख्य केंद्र है फ्रेंच पावर का। अभी हम आगे देखेंगे मैप की सहायता से कि दोनों जगहें कहाँ कहाँ हैं और कैसे इन दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हुए। अच्छा, उसके बाद जब फ्रांसीसी सत्ता इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही थी, उसी समय अंग्रेज़ भी भारत में अपने पंख पसार रहे थे। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष है वो भारत में ही नहीं, उसका इतिहास यहाँ से बहुत पुराना है। यूरोप में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप से। दोनों विश्व युद्धों की शुरुआत यूरोप से होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो वायलेंस है वो यूरोप में, वायलेंस का इतिहास बहुत पुराना है। तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया को लेकर संघर्ष चल रहा था, और इसी का असर हमें प्रथम कार्नेटिक युद्ध के रूप में देखने के लिए मिलता है। अच्छा, कार्नेटिक से आप आज के कर्नाटका से कंफ्यूज ना हो, हम मैप की सहायता से देखेंगे कि कार्नेटिक रीजन कौन सा रीजन है। तो जो ये रीजन आप देख रहे हैं ये कार्नेटिक रीजन है, और आज का कर्नाटका वो यहाँ है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटका है। ये वाला रीजन महाराष्ट्र का है, ये वाला रीजन कर्नाटका का है। तो आप देख सकते हैं कि कार्नेटिक रीजन अलग है, और पुराने वाले कार्नेटिक रीजन और आज के कार्नेटिक रीजन में डिफरेंस है। तो पहला कार्नेटिक युद्ध 1740 से 48 तक चलता है, 8 साल लगभग, और ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल साइन होती है। इस ट्रीटी से संघर्ष विराम होता है भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। लेकिन यह संघर्ष विराम ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। इस संघर्ष विराम के जस्ट 1 साल बाद कुछ घरेलू कारणों से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच दोबारा ठन जाती है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, यहाँ जो रीजन रहे वो ये रीजन रहा कि हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में संघर्ष हो। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में ये कार्नेटिक रीजन है, ये रीजन नॉर्दर्न सरकार का है, और ये रीजन है हैदराबाद का। ये हैदराबाद का रीजन है, ये आज के उत्तरी सरकार के नाम से आप इसे जानते हैं। इस रीजन को, इसे नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। और ये रीजन उस समय कार्नेटिक के नाम से, रीजन के नाम से जाना जाता था। इस रीजन में जो सत्ता के लिए युद्ध हो रहा था वो अनवरुद्दीन, कर्नाटक रीजन में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में था, और हैदराबाद वाले रीजन में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों का सपोर्ट था, चंदा साहिब को भी फ्रांसीसियों का सपोर्ट था, और इन दोनों की कंबाइंड आर्मी, तीनों लोगों की कंबाइंड आर्मी मिलके अटैक करती हैं और अनवरुद्दीन को मार देती हैं बैटल ऑफ अंबर में। और यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है
क्योंकि दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। अब क्या होता है, इस युद्ध को जीत अंबर, बैटल ऑफ अंबर बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है भारत के इतिहास में। बैटल ऑफ अंबर को जीतने के बाद क्या होता है कि मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। और उस समय, उस युद्ध के टाइम पे फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्लेसी को खुश होके दोनों लोग, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, जो दक्षिण में कृष्णा रिवर के दक्षिण में, कृष्णा रिवर मतलब ये रिवर समझिए, इस रिवर के, एक बार आपको मिटा के दिखा देते हैं। कृष्णा रिवर, ये रिवर है, इस रिवर के दक्षिण में जो भी मुगल टेरिटरीज थी, उन टेरिटरी को, उन क्षेत्रों को डुप्लेसी को दे दिया जाता है। उसे वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन 2 साल के बाद ही, अब चूँकि इस रीजन में अंग्रेज भी थे, उनका भी, वो भी कुछ अपना डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और वो क्या करते हैं, उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो क्या करते हैं कि वो अंग्रेज़ों को एक ट्रैप में फंसाते हैं, एक जाल में फंसाते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रांसीसियों को एक जाल में कैसे फंसाते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव उस समय उभरता हुआ सितारा था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव की मदद से आर्कट में एक युद्ध ये प्लान करते हैं। आर्कट का सीज कहा जाता है इसे, या बैटल ऑफ आर्कट कह लीजिए। इस युद्ध में ये अपनी टैक्टिक्स के बल पे चंदा साहिब को हरा देते हैं, और जो अपने इनके वो थे, इनके सपोर्टर थे, ये उन्हें जिता के उन्हें गद्दी पे बिठाते हैं और पूरा का पूरा पासा पलट जाता है। जो जीती हुई लड़ाई थी फ्रांसीसियों की, वो अब अंग्रेज़ों की डोमिनेशन में आ जाती हैं। तो बैटल ऑफ आर्कट ये भारत के इतिहास में इतना इम्पोर्टेंट है कि यहीं से फ्रांसीसी पावर अपने पतन की तरफ जाती है और अंग्रेजी पावर अपने चरम की तरफ बढ़ती है। यहीं से क्लाइव की अपनी मिलिट्री स्किल्स का लोहा मनवाता है सबको, और क्लाइव यहीं से एक मजबूत अंग्रेज साम्राज्य की नींव रखता है। उसके बाद, इस युद्ध के बाद, बैटल ऑफ आर्कट के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है, जिसमें ये समझौता दोनों पक्ष लेते हैं कि अब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों जो लोकल राजा थे, उनके झगड़े में, उनके पचड़े में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा सब्सिडरी अलियांस के बारे में, सहायक संधि जिसे हम कहते हैं, सहायक संधि। अच्छा, सहायक संधि हम जब भी सुनते कहते हैं तो हमें अंग्रेज़ों की याद आती है, लेकिन सहायक संधि का जनक, इन्वेंटर भारत में डुप्लेसी को माना जाता है। क्योंकि जब ये बैटल ऑफ अंबर जीत जाते हैं तो क्या करता है डुप्लेसी की, अपनी एक सेना की टुकड़ी हैदराबाद में रख देता है, और वो हैदराबाद में, जो हैदराबाद के निज़ाम है, उन्हीं के खर्चे पे वहाँ रहती है। तो ये पहली शुरुआत होती है सहायक संधि की। इसके बाद अंग्रेज इसे आगे ले जाते हैं। अब इस युद्ध में हारने के बाद जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, तो जो हार का ठीकरा है वो डुप्लेसी के सर फूटता है। हार का ठीकरा डुप्लेसी के सर फूटता है। इन्हें यहाँ से गवर्नर हटा दिया जाता है और गोदेव को फ्रांसीसी सरकार नया गवर्नर जो इनके भेजती है इंडिया में। इसके बाद यहाँ सेकेंड कार्नेटिक वॉर समाप्त होता है। अब तृतीय कार्नेटिक वॉर कब शुरू होता है? 1758 से लेकर 63 में। ये भी, इसका जो मुख्य रीज़न होता है वो भी घरेलू ना हो कि वही यूरोप में दोनों के बीच में 7 ईयर्स वॉर होती है 1756 से लेकर 63 तक। इसका असर भारत में 1758 में देखने के लिए आपको मिलेगा, जब फ्रेंच आर्मी कमांडर काउंट डी लेली
अटैक करते हैं अंग्रेजी फ़ौज पे सेंट डेविड में और विजयनगरम पे। सेंट डेविड फोर्ट जब आप अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे तो आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा, तो एक बार उसकी लोकेशन देख लेते हैं। सेंट डेविड फोर्ट की लोकेशन है, ये देखिए, ये है सेंट डेविड, पौंडीचेरी और मद्रास के जस्ट बीच में। ये पौंडीचेरी है, जैसे जो मुख्य सत्ता का केंद्र रहा फ्रांसीसियों का। ये गोवा है, जो पुर्तगालियों की मुख्य सत्ता का केंद्र रहा। और ये है फोर्ट डेविड। इसी फोर्ट डेविड पे काउंट डी लेली, जो फ्रेंच आर्मी कमांडर था, वो अटैक करता है, अंग्रेज़ों को नुकसान होता है उससे। इसके बाद अंग्रेज़ इसे रिटेलिएट कैसे करते हैं, अंग्रेज़ दोबारा वापस कैसे हमला करते हैं, तो जनरल होते हैं इनके आयरकूट। ये फ्रांसीसियों से वांडीवास के निकट भिड़ जाते हैं। वांडीवास को अगर आप मैप में देखेंगे तो वांडीवास समझिए एक ट्रायंगल बनता है पौंडीचेरी और मद्रास के बीच में। यहाँ एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ है वांडीवास। वांडीवास में जब युद्ध होता है तो वहाँ दोबारा अंग्रेज जीतते हैं और फ्रांसीसियों की बहुत बुरी तरह हार होती है। इस हार के बाद लगभग फ्रांसीसी पावर का भारत से खात्मा हो जाता है। ये सिमट के बस पौंडीचेरी में रह जाती है। इसीलिए पौंडीचेरी को मुख्य केंद्र कहते हैं फ्रांसीसी सत्ता का। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में यूरोप में, जिसके बाद से दोनों के बीच में समझौता होता है। इन तीनों वॉर्स के बाद भारत में जो इकलौती पावर बचती है वो बचती है अंग्रेज़ों की। इंग्लिश बिकेम सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कैसे? अच्छा, इन तीनों जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था PDEDF का, उसी तरह तीनों कार्नेटिक वॉर में हुई संधियों को याद करने का फॉर्मूला APP। ए फॉर ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, जो पहले कार्नेटिक वॉर के बाद में होती है। P फॉर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड लास्ट वाला P फॉर पेरिस। तो इन तीनों से आप ऐसे याद कर सकते हैं। फ्रांसीसियों को पढ़ लिया हमने, PDEDF। अब हम पढ़ेंगे डचों को। डच कहाँ के निवासी थे? तो डच नीदरलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड्स के निवासी थे। डचों ने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो मछलीपट्टनम में, आंध्रा में लगाई थी 1605 में। और जो जैसे अंग्रेज और डचों के बीच में संघर्ष होता है, तो 1667 में इन दोनों के बीच में एक सहमति होती है कि आप, जैसे भारत यहाँ है, आपका अंडमान निकोबार यहाँ है, यहाँ नीचे इंडोनेशिया है, तो डचों से हमारी जो अंग्रेज हैं उनकी संधि क्या होती है कि आप इंडोनेशिया में कर लीजिए ट्रेड और हम कर लेंगे इंडिया में ट्रेड। तो अंग्रेज़ों ने इंडिया में ट्रेड करना और डचों ने इंडोनेशिया में ट्रेड करना स्वीकार किया, और इन दोनों के बीच में इसमें सहमति हुई। दोनों को लगा कि अगर युद्ध कम होंगे, दोनों का अलग अलग रास्ता होगा, दोनों युद्ध कम होंगे तो दोनों का जो व्यापार है भले बढ़िया रहेगा। इसलिए दोनों ने ऐसा सेटलमेंट किया कि दोनों के बीच में संघर्ष ना हो। तो डचों का बस इतना ही इतिहास भारत में। इसी तरह से अगला जो डी है वो है डेन्स। डेन्स डेनमार्क के निवासी हैं। अच्छा, डेन्स की जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो बनी थी 1616 में, और ये भारत में कब आए? 1620 में। इन्होंने जो पहली फैक्ट्री बनाई वो तंजौर के नज़दीक बनाई थी, ट्रैंकीबार में। तंजौर को भी हम एक बार मैप में देख लेते हैं, जैसे सबको मैप में देखा है। तंजौर ये वाला इलाका है। तो तंजौर में पहली फैक्ट्री बनाई थी डेन्स ने। उसके बाद फिर भी इनका जो प्रिंसिपल सेटलमेंट था वो
सेरमपुर में था, कलकत्ता में। कलकत्ता को उस समय कालीकता कहा जाता था, छोटा सा टाउन था जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने विकसित किया अपने व्यापार के लिए। तो इनका जो प्रिंसिपल सेटलमेंट कहाँ है, सेरमपुर में है, कलकत्ता के पास। और जो डेनिश फैक्ट्रियाँ थी, बाद में उन लोगों को लगा कि यहाँ का ट्रेड उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ ऑलरेडी फ्रांसीसी, पुर्तगाली, बहुत सारे यूरोपियन पावर्स थी और यहाँ के लोकल भी बहुत लोग थे। और इसको देखते उन्हें लगा कि उनका व्यापार इतना अच्छा नहीं चलेगा यहाँ, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1845 में अपनी जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो सब बेच के अंग्रेज़ों को, और यहाँ से अपना उन्होंने रैप अप कर लिया, अपना सारा व्यापारिक जो भी उनका यहाँ सेटलमेंट था सब क्लोज कर दिया। डेन्स जो हैं वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी जो धर्म प्रचार वाली एक्टिविटीज़ थी उसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, ना कि कॉमर्स के लिए इंडिया में। ऐसा लगता है उनके इतिहास को ध्यान से बारीकी से पढ़ने के बाद कि वो भारत में व्यापार करने के लिए नहीं, वो आए थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये रही बाकी तीनों की बातें, पुर्तगाली, डच, PDEDF, पुर्तगाली, डच, डेन्स और फ्रेंच। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों को अब यहाँ से लेके हम 1947 तक, अपने आज़ादी के समय तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने और क्या क्या डेवलपमेंट किया इंडिया में। आगे चलते हुए हम इनके द्वारा लाए गए जो सुधार हैं, उन्होंने भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम की नींव कैसे रखी है, हम ये भी देखेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।